students, and thank you so much for giving me so much of love in the first video of our Umang, and welcome to today's session. Today's session is the second session of our chapter Rise of Nationalism in Europe. अच्छा, जो बच्चे उमंग सीरीज पहली बार देख रहे हैं, लेट मी टेल यू, उमंग में हम पूरी क्लास 10th के 25 चैप्टर्स को कवर करेंगे विद ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. हर सेशन के लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस भी दूंगी मैं, एंड ऑल्सो हम हर सेशन के बाद हर चैप्टर के फिनिश होने के बाद एक मेंटी क्विज भी किया करेंगे. तो इफ यू थिंक दैट ऑल ऑफ दिस इज व्हाट यू डिजर्व टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 और इन योर सोशल साइंसेस, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ऑन दैट नोट, आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ, एंड नाउ लेट्स गेट अहेड एंड स्टार्ट द चैप्टर. अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक और चीज है, वो ये है कि पिछले सेशन में मैंने आपको बोला था कि कमेंट्स भी राइट आंसर्स लिख के बताना क्वेश्चंस के, एंड आई लव्ड सो मेनी कमेंट्स केम दैट इट वाज सो डिफिकल्ट टू चूज द नेम्स ऑफ द पीपल हु हैव आंसर्ड इट सबसे पहले, सबसे फास्ट. तो वो 3 लोग हैं, सिमरन, हर्ष एंड रजनीकांत. ओके, रजनीकांत, दैट मेक सेंस. सो थैंक यू सो मच. और इस सेशन में भी आपको सेम चीज करनी है इफ यू वांट टू बी ऑन द स्क्रीन इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, तो ये थे आंसर्स आपके प्रीवियस सेशन के. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन गो बैक एंड सी इफ योर आंसर्स वर राइट. आई विल मूव अहेड विद टुडेज क्लास. आज हम पढ़ेंगे एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास के बारे में. वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी अबाउट लिबरलिज्म इन यूरोप. न्यू कंजर्वेटिज्म भी पढ़ लेंगे आज ही, ट्रीटी ऑफ वेना भी पढ़ लेंगे, रेवोल्यूशनरी भी पढ़ लेंगे, एंड ऑल्सो वी विल कवर एज ऑफ रेवोल्यूशंस. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. और ऐसी सारे चैप्टर्स के बारे में आने वाली हैं. इफ देयर इज एनी चैप्टर इन विच यू आर पर्टिकुलरली फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज फिर हम वो चैप्टर पहले कर लेंगे, राइट? चलो, सो द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. तो हमारे यूरोप में क्या हो रहा था, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी हो रही थी. हर सोसाइटी में होती है, इंडिया में भी है, आज भी है, हर कंट्री में होती है. देयर आर ऑलवेज रिच पीपल एंड पुअर पीपल, राइट? इसी तरीके से यूरोप में 2 कम्युनिटीज थी ब्रॉडली अगर बोले तो, अरिस्टोक्रेट्स एंड द पीजेंट्स. लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन. अरिस्टोक्रेट्स होते हैं रिच लोग. क्यों रिच होते हैं? बिकॉज इनके पास होता है मनी, power and a lot of land. And you know what, like any other rich community, these people have a common way of living. इतना लैंड होता है इनके पास, शहर में भी होता है, कंट्री साइड भी होता है, एस्टेट्स भी होते हैं, टाउन हाउसेस भी होता है. येट ये लोग अपने रीजनल डायलेक्ट्स में बात नहीं करते थे. दे यूज्ड टू टॉक इन फ्रेंच लैंग्वेज फॉर डिप्लोमेसी. Now a question arises, why ma'am? Because बच्चा, after French Revolution, French language had come up like a very sophisticated language. इसीलिए ये लोग फ्रेंच में बात किया करते थे. और अमीर लोग हमेशा अमीर फैमिलीज में शादी करते हैं, राइट? सिमिलर लॉजिक यू कैन अप्लाई टू द अरिस्टोक्रेट्स ऑफ द यूरोप. दे वर कनेक्टेड विद ईच अदर, देयर फैमिलीज वर कनेक्टेड विद ईच अदर विद मैरिज टाइज. और इतने सारे लैंड के साथ, इतनी सारी पावर के साथ, obviously these people were socially and politically very dominant group. देख रहे हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, छोटी सी कम्युनिटी थी. दे वर वेरी स्मॉल इन नंबर येट वेरी वेरी पावरफुल. चलो, अब दूसरी कम्युनिटी के बारे में जानते हैं, पीजेंट्स कम्युनिटी. दे वर इन अबंडेंस, बिल्कुल मेजॉरिटी में थी ये पॉपुलेशन, येट ये पावरफुल बिल्कुल भी नहीं थी. अलग अलग पैटर्न था. कहीं किसी यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में देखोगे, सो द लैंड वाज डन बाय, कल्टिवेटेड बाय टेनेंट्स या स्मॉल ओनर्स. लेकिन वहीं अगर ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की तरफ जाओगे तो सर्फ कल्चर चल रहा था. सर्फ कल्चर क्या होता है? फ्यूडलिज्म, याद है क्लास 9th का? होता था ना, लार्ज लैंड ओनर्स वुड नेवर वर्क ऑन देयर लैंड देमसेल्फ, इंस्टेड दे विल हैव अ बॉन्डेड लेबर टू वर्क ऑन देयर लैंड, अ पुअर पीजेंट टू वर्क ऑन देयर लैंड. उसी बॉन्डेड लेबर, उसी पुअर पीजेंट को बोलते हैं सर्फ. तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में सर्फ हुआ करते थे. ठीक है, चलो, अब ये जो सिचुएशन है पूरी ब्रॉड 2 कैटेगरीज वाली, एरिस्टोक्रेट्स एंड पीजेंट कम्युनिटी, इट वाज गोइंग टू चेंज अ लिटिल बिट. चेंज आना था एक तरीके के रेवोल्यूशन से, बट दिस रेवोल्यूशन वाज नॉट फॉट विद गन्स or grenade. This revolution was fought with machines. Yes, industrialization was kicking in Europe. ब्रिटेन में सबसे पहले आ गया, बट अगली सेंचुरी तक आते आते फ्रांस और जर्मनी में भी आ गया. और जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रीज आई,
फैक्ट्रीज आई, वैसे ही नई नई क्लास इमर्ज होनी शुरू हो गई, लाइक कमर्शियल क्लास, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास. कोई डिफरेंस नहीं है इसमें. दे यू कैन यूज दीज वर्ड्स इंटरचेंजेबली, बट आई विल टेल यू स्टिक टू मिडिल क्लास पॉपुलेशन. मिडिल क्लास पॉपुलेशन अम्ब्रेला टर्म है. यही मिडिल क्लास पॉपुलेशन एजुकेटेड भी थी, कमर्शियल क्लास भी थी, एंड यही मिडिल क्लास पॉपुलेशन विल बिकम द फोर्स ऑफ रेवोल्यूशंस इन द एंटायर यूरोप. इसी मिडिल क्लास पॉपुलेशन को ये बात समझ आने लग गई कि अरिस्टोक्रेटिक privileges based on birth, rich people privileges are definitely wrong for the society, and these people later raised a voice, brought unity, brought nation states into the picture. ठीक है, चलो फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म है आपका अगला टॉपिक. पहले हम बात करते हैं मतलब क्या होता है. लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है. लिबरलिज्म वर्ड लिटरली कम्स फ्रॉम अ लैटिन रूट वर्ड लिबर, और लिबर का मतलब होता है फ्री. तो हाँ, मोर और लेस इट इज समथिंग लाइक फ्रीडम, लेकिन फ्रीडम कुड बी अ नैरो कॉन्सेप्ट. लिबरलिज्म इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया अभी लास्ट वाले टॉपिक में, दैट मिडिल क्लास पॉपुलेशन वर टॉकिंग अबाउट लिबरलिज्म नाउ. लिबरल आइडियाज, दे वॉन्टेड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. वो अब एक राजा के सब्जेक्ट की तरह बन के नहीं रहना चाहते थे. दे वॉन्टेड टू हैव इंडिविजुअलिटी. At the same time, they wanted equality before law, right? Nothing bad about it. They wanted that the law should look at the crime and not the criminal, right? तो ये अलग अलग तरीके का लिबरलिज्म चाहते थे. Some of the liberalism was associated with the politics. Some of it was associated with the economy of the Europe. पहले बात करते हैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म की. तो उस टाइम पे मिडिल क्लास पॉपुलेशन यूरोप की पॉलिटिकल लिबरलिज्म में क्या क्या चाहती थी. वो चाहती थी 4 पॉइंट्स. पॉइंट नंबर 1, गवर्नमेंट बाय कंसेंट. सो पीपल वांटेड अ गवर्नमेंट that should be consensual with them, right? Remember French Revolution? Philosophers, they used to talk about consensual government. Exactly that point. यूरोप की जनता अब चाहती थी कि गवर्नमेंट उनकी मंजूरी से बने. That absolute rule of one person. Absolute rule of one person means autocracy. Autocracy खत्म हो जाए, क्लरिकल प्रिविलेजेस खत्म हो जाए, और प्राइवेट प्रॉपर्टी एक राइट बन जाए जिसे कोई वायलेट ना कर पाए. सिंपल थिंग्स दे वर आस्किंग फॉर, isn't it? अच्छा, ये सब शुरू तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुआ था. क्लास 9th यू मस्ट हैव स्टडीड इट ऑलरेडी. बट इवन इफ यू रिमेंबर इट, इन फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑल्सो वोटिंग राइट सबको नहीं मिला करते थे. दे वर ओनली गिवन टू द मेन विद प्रॉपर्टी. विमेन and the men without property, they never had any voting right. Jacobin government आई थी, उन्होंने थोड़ा बहुत सारे आदमियों को जरूर दिया था voting right, but yet they never gave it to the women. In fact, Napoleon also never gave women voting rights, या men without property also. इसीलिए ये जो दो communities हैं, women and men without property, they were doing a lot of protests throughout the 19th century and in early 20th century also. पता है, औरतों को तो 200 साल लड़ाई करनी पड़ी थी just to get the political rights, right? चलो, अब चलते हैं हम इकोनॉमिक लिबरलिज्म की तरफ, कि मार्केट में, इकोनॉमी में क्या चाहिए था मिडिल क्लास पॉपुलेशन को. तो चाहिए थी सिर्फ 2 चीजें. फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ मार्केट. Second, abolition of taxes. Okay, when I say freedom of market, I don't mean that you go to a market, buy whatever you want and never pay for it. नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फ्री में स्टफ चाहिए था लोगों को. People wanted taxes कम हो जाए ताकि गुड्स और कैपिटल का जो मूवमेंट है वो थोड़ा स्मूथ हो जाए. सिर्फ इतनी सी बात चाहते थे, ठीक है. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था. क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट किंगडम्स, डिफरेंट स्टेट्स. फॉर एग्जांपल योर कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. अच्छा, कॉन्फेडरेशन का क्या मतलब होता है कमेंट्स में लिख के बताना, पर मैं एक हिंट दे देती हूँ. कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होती है, लूज ऑर्गेनाइजेशन होती है. तो रीड अबाउट इट एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स. हाँ, तो नेपोलियन ने बनाया था कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए स्टेट्स की. लेकिन each of these states had its own currency and own weighing system. अब imagine if you have to go from Delhi to Bangalore and if you have to cross 3-4 states, हर स्टेट बॉर्डर पे अगर करेंसी चेंज हो जाए, वेइंग सिस्टम चेंज हो जाए और रोड टैक्स देना कितना मुश्किल हो जाएगा, राइट? सिमिलर प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय द पीपल ऑफ द यूरोप.
एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे वर अगेंस्ट ऑफ। उनको चाहिए था कि ये थोड़ा सा सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाए, टैक्स बैरियर्स जो हैं, जो कस्टम बैरियर्स लगे हुए हैं हर पॉइंट पे जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रहा है, वो थोड़े सिंप्लीफाई हो जाए। और इसी सब को ध्यान में रखते हुए, कीपिंग ऑल ऑफ दैट इन माइंड, पीपल ऑफ यूरोप केम अप विद अ वंडरफुल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी टेल्स अस अबाउट ज़ोल्वेरीन। नहीं, दिस इज नॉट अ सुपर हीरो मूवी, ज़ोल्वेरीन इज अ कस्टम यूनियन। व्हेन आई से कस्टम, प्लीज रीड इट एज टैक्स। तो ये यूनियन बनाई गई थी आपकी 1834 में। Prussia had initiated it and all the German states had participated in it. और इस कस्टम यूनियन ने टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिजिड इकोनॉमिक सिस्टम, वेरी कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक सिस्टम, दे केम अप विथ 3 बुलेट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो उन्होंने नंबर ऑफ करेंसी रिड्यूस कर दिया, क्योंकि हर चेक पॉइंट पे करेंसी हो जा रही थी चेंज। सो दे रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2. Great, well done. Second point, they abolished the tariff barrier. जो हर चेक पॉइंट पे टैक्स बैरियर लगा हुआ था, उन्होंने उसे भी अबॉलिश कर दिया। पॉइंट नंबर 3, they also facilitated the development of railway. बच्चा देखो, रेलवे जहां पे भी डेवलप हो जाता है वहां पे इकोनॉमिक सिस्टम थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, बिकॉज रेलवे मेक्स इट इजियर फॉर द रॉ मटीरियल्स टू रीच टू द इंडस्ट्रीज। ओके, सो ये किया ज़ोल्वेरीन ने, कस्टम यूनियन बना के 1834 में। All was going very well. Okay, Napoleon was also accepted in some places, not so much accepted in some places. लेकिन obviously Napoleon के ambitious होने से, because Napoleon was so ambitious, people were now jealous of him. And who were these people? These people were conservative people. तो नेपोलियन को कंजर्वेटिव लोगों ने बैटल ऑफ वाटरलू में मिलके हरा दिया। नेपोलियन was defeated in the battle of Waterloo in 1815. NCERT doesn't tell you this. Okay, now our question arises, who were conservative peoples? Now I'm very sure some of you might be thinking, are these the same people that we read about in class 9th in socialism in Europe? You are absolutely right. कंजर्वेटिव वही लोग होते हैं जिन्हें पुरानी चीजें ज्यादा पसंद होती हैं, जिन्हें बदलाव पसंद नहीं होता, who don't like any changes, like traditional institutions, family values, private property, church, monarchy, इस तरीके के institutions पसंद होते हैं। And they, after Napoleon, यूरोप के कंजर्वेटिव लोगों को एक बात समझ आ गई थी, दैट नेपोलियन को एलिमिनेट करना जरूरी था, बिकॉज ही वाज वेरी एम्बिशियस एंड पीपल वर जेलस ऑफ हिम, कंजर्वेटिव पीपल वर जेलस ऑफ हिम, बट दे अंडरस्टूड दैट नेपोलियन हैड डेफिनेटली डन अ ग्रेट जॉब विद द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो उन्हें वो सारी चीजें नहीं हटानी थी, पर नेपोलियन को जरूर हटाना था। दे डिड नॉट वांट टू चेंज द डायनेमिक इकोनॉमिक सिस्टम, द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, द फ्यूडलिज्म दैट ही हैड अबॉलिश्ड, दे डिड नॉट वांट टू चेंज इट बैक। ये सब उनको पसंद आ रहा था, बट नेपोलियन पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए आफ्टर डिफीटिंग नेपोलियन, ऑल ऑफ द कंजर्वेटिव स्टेट्स दे गॉट टुगेदर एंड डिड अ ह्यूज पार्टी। पार्टी कहां पे हुई? पार्टी हुई ऑस्ट्रिया में, एंड ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच होस्टेड द पार्टी। कौन कौन थे इन चीजों में, कौन कौन थे इन पार्टी में? बाप, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फादर, आई एम टॉकिंग अबाउट BARP. B for Britain, A for Austria, R for Russia, and P for Prussia. BARP were the countries who were associated with this party, और पार्टी का नाम भी था very fancy name. The fancy name is Treaty of Vienna. It happened in 1815, Austria. तो पार्टी में ये एक्सेप्ट किया गया कि नेपोलियन के चेंजेस को चेंज करना बहुत जरूरी है। Now people wanted to undo everything that Napoleon had did. Talk about Bourbon dynasty. नेपोलियन ने बर्बन डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय किया था, राइट? सो दीज कंजर्वेटिव पीपल रिस्टोर्ड द बर्बन डायनेस्टी इन द फ्रेंच सोसाइटी। पॉइंट नंबर 2, फ्रांस की जितनी टेरिटरीज थी वो इन नेशंस ने आपस में डिवाइड कर ली। एंड पॉइंट नंबर 3, जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स को छोड़ के बाकी सब कुछ जो नेपोलियन ने किया था, दैट वाज चेंज्ड कंप्लीटली। बाउंड्रीज वाज चेंज्ड। फ्रांस के आसपास स्टेट्स लगा दी गई थी सो दैट फ्रांस कांट एक्सपैंड। बच्चा, आई एम टेलिंग यू वन थिंग, कंजर्वेटिव पीपल वर अफ्रेड ऑफ नेपोलियन एज वेल।
also with the French people. Why? Because they had realized कि फ्रांस रेवोल्यूशन करने से बिल्कुल नहीं डरता है. फ्रांस इज नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ रेवोल्यूशन. सो सब कुछ कर दिया. और इतने ऑटोक्रेटिक थे. ऑटोक्रेटिक मीन्स मनमानी करने वाले थे. दे ऑलवेज बिलीव्ड इन एब्सोल्यूट रूल. उनको कोई क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए था. दे डिड नॉट टॉलरेट एनी क्रिटिसिज्म और डिसेंट. कोई भी अगर उनके अगेंस्ट जाता था तो वो उससे पिटाई लगाते थे. दे यूज्ड टू कर्ब ऑल द एक्टिविटीज दैट वुड क्वेश्चन देयर पॉलिटिकल अथॉरिटी. पॉलिटिकल अथॉरिटी का मतलब लेजिटिमेसी, राइट. सेंसरशिप लगा दिया था. सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब चल रहा था अब यूरोप में. इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग इन द न्यूज़पेपर यू कैन नॉट. इफ यू वांट टू राइट अ प्ले दैट इज अगेंस्ट द कंजर्वेटिव पीपल यू कैन नॉट. बिकॉज हर जगह पे सेंसरशिप था. और ये सेंसरशिप भी हमारे लोगों को रोक नहीं पाया to raise their head. After so much that conservative people did, तब भी लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन जरूर याद था. लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स याद थे. एंड पीपल वर रेडी टू गो अगेंस्ट द कंजर्वेटिव्स. Who were these people? These people were your liberal people, revolutionary people. अब लोगों को क्रांति चाहिए थी. These liberal people, these nationalist people became revolutionary. उनको समझ आ गया था कि दिन दहाड़े वो मीटिंग करके प्लान नहीं कर सकते. They understood that they definitely can't meet in broad daylight and plan a revolution against the conservative people. इसीलिए वो लोग secrecy में मिलते थे. That's why they used to meet in secret societies. इसीलिए इन societies को बोला जाता है easy peasy secret societies. अच्छा, secret societies के objectives बिल्कुल clear थे. They wanted to oppose the autocratic regime. Monarchy oppose करना चाहते थे. Conservatism को approach करना चाहते थे. At the same time, they wanted liberty, freedom, individual rights and nation state also. देख रहे हो धीरे धीरे हम nation state की तरफ बढ़ते जा रहे हैं अपने चैप्टर में. अब इसी में एक आता है आपका 3 मार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम. गुज़िप मजीनी एक ऐसा रेवोल्यूशनरी हुआ करता था जो इटली में पैदा हुआ था. ही वॉज बॉर्न इन इटली, जिनोवा, छोटे से टाउन में पैदा हुआ था 1807 में. ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी. इतना रेवोल्यूशनरी था, इतना अच्छा रेवोल्यूशनरी था दैट इवन व्हेन ही वाज इन हिज टीनेज इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन कर ली थी काराबोनारी में. और उसी सीक्रेट सोसाइटी में रहते हुए 24 इयर्स की उम्र में ही वॉज इवन सेंट टू द जेल. क्यों? क्योंकि रेवोल्यूशन कर रहे थे लिगुरिया के लिए. लेकिन आफ्टर इवन आफ्टर व्हेन ही वाज बैक फ्रॉम जेल ही डिड नॉट बच. उन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी गुज़िप मजीनी ने. इनफैक्ट ही फाउंडेड 2 सीक्रेट सोसाइटीज ऑफ हिज ओन. वन वॉज यंग इटली क्योंकि वो इटली के थे. दूसरी थी यंग यूरोप बिकॉज इटली यूरोप में. इजी पीजी. यंग इटली वॉज फाउंडेड इन मार्सेलिस एंड यंग यूरोप वॉज फाउंडेड इन बर्न. मुद्दा सेम था, ऑब्जेक्टिव सेम था. मोनार्की को अपोज करना था, कंजर्वेटिज्म को मिटाना था और इसके साथ साथ नेशन स्टेट चाहिए था. ऑल ही वॉन्टेड, ऑल मजीनी वॉन्टेड वॉज यूनिफिकेशन ऑफ इटली. उन्हें लगता था कि दिस इज द इंटेंशन ऑफ द गॉड. गॉड वॉन्ट्स ह्यूमन बींग्स टू लिव इन अ नेशन स्टेट. और अगर गॉड चाहते हैं तो ऑब्वियसली मजीनी वॉन्टेड टू टेक इट अप. सो यूनिफिकेशन ऑफ इटली, लिबर्टी, नेशन स्टेट, ये सब कुछ बन गए ऑब्जेक्टिव मजीनी के. And Mazzini became so famous throughout the Europe that all the other revolutionaries started looking up to Mazzini. लोग उनसे प्रेरणा लेते थे और प्रेरणा लेके people used to make their own secret societies. So अब क्या हो रहा था? इटली में ही नहीं, सीक्रेट सोसाइटीज जर्मनी में भी बन रही थी, फ्रांस में बन रही थी, स्विट्जरलैंड में बन रही थी, पोलैंड में बन रही थी. पूरे यूरोप में रेवोल्यूशनरीज फैलते जा रहे थे. और अगर पूरे यूरोप में रेवोल्यूशनरीज फैल गए हैं तो ऑब्वियसली अ एज ऑफ रेवोल्यूशन इज गोइंग टू कम. एज ऑफ रेवोल्यूशन वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. सो एंड फॉर दिस क्लास वी विल डू very very important questions. So your questions from this session are, what does the Latin root liber means? इसका आंसर मुझे comments में चाहिए. Second question is, who hosted the Treaty of Vienna? Frederick Sorio, Victor Emmanuel, Duke Metternich और Giuseppe Garibaldi. Then third is आपका होमवर्क क्वेश्चन जो है इसके भी आंसर्स मुझे कमेंट्स में चाहिए. आफ्टर नेपोलियंस डिफीट किसने यूरोप पे कब्जा जमाना शुरू कर दिया था? रेवोल्यूशनरी, कंजर्वेटिव्स,
communist, or none of the above? So do let me know about your answer in the comment section. And if you like the session, don't forget to subscribe to the channel and like the video. I'll see you next time. I hope you all are safe. I have tried to speak in English also, Hindi also, दोनों लैंग्वेज में बात करने की कोशिश की है. अगर और भी कोई चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. हम उसे प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे. I'll see you next time. Till then, take care. Bye bye.